हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ की। इससे पहले हम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर है या 3rd यूनिट बोल लीजिए, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम आज डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले जो चैप्टर्स बनाया था, तो चैप्टर 1 का एक ही वीडियो में पूरा कवर किया था मैंने। चैप्टर 2 का 3 पार्ट किया था मैंने। इस वीडियो का एक ही पार्ट है 3rd चैप्टर का। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि बिज़नेस और एनवायरनमेंट ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। दोनों वर्ड्स के अपने मीनिंग है और दोनों का मतलब है अपना। तो बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस हमें पता है कि किसी भी चीज़ के ख़रीद फरोख्त को, है ना, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है, इसको बिज़नेस कहते हैं। रेगुलरिटी होनी चाहिए और मोटिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होना चाहिए, तो इसे बिज़नेस कहते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने लाइफ का। तो हम जहाँ पे भी रहते हैं, जिस सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे जितने भी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर एनवायरनमेंट। वो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, वातावरण। उसी तरीके से बिज़नेस में भी सेम होता है। अच्छा, हमें कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? जैसे बारिश हो गई, अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आ गया, तूफ़ान आ गया, आग लग गई। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सेम बिज़नेस के साथ भी जाता है, बिकॉज बिज़नेस इज़ ऑल्सो एन एंटिटी एंड इसको भी अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो कि बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं इससे जो बिज़नेस का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, डिटेल में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो समझते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। वैसे फैक्टर्स का सम टोटल जो कि बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर होता है। बिज़नेस कैन नॉट कंट्रोल इट, बट येस दे कैन मिनिमाइज इट, राइट। वो मिनिमाइज तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम आने से रोक तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसके लॉस को, उसके होने वाले इफेक्ट को। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा देखिए, 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है। तो देखिए, इंटरनल फैक्टर का क्या है कि वो बिज़नेस के अंदर होता है, तो बिज़नेस उसे कंट्रोल कर लेता है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिज़नेस इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट, ओके, जो इसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। Thus, the economic, social, political, legal, and technological forces which operates outside a business enterprise are part of its environment. क्या क्या फैक्टर्स है वो? इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सबको हम डिटेल में समझेंगे, अभी आप फिलहाल इतना समझिए। इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिक्स में होने वाले चेंजेस, लीगल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उसमें जो आने वाले चेंजेस हैं, ये सब कुछ बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। और ये सब क्योंकि बिज़नेस के बाहर ऑपरेट हो रहे होते हैं, बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं, और इन्हीं का जो सम टोटल है, ये जो इन सारे फैक्टर्स का सम टोटल है, यही कहलाता है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। So the individual consumers or competing enterprises as well as the governments, consumer groups, courts, media and other institutions working outside an enterprise also constitute its environment. तो इन फैक्टर्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस को अफेक्ट करती है? तो वो हो गया, देखिए, जैसे कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर ग्रुप्स जो हो गए वो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, है ना। कंज्यूमर ग्रुप्स का इंटरेस्ट आपके बिज़नेस के प्रति है या नहीं है, ये बहुत मायने रखता है आपके बिज़नेस के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट, कोर्ट्स जो है, मीडिया जो है, वो किस तरीके से रिव्यू देती है आपके बिज़नेस का, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटर्स जो है, जो आपको कम्पीट कर रहे हैं, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह दें या बिज़नेस एनवायरनमेंट कहें, उसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का समझ में आया, मतलब वो सारे फैक्टर्स
वो सारे फोर्सेस जो कि आपके बिजनेस एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जो सबसे खास बात थी वो क्या थी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, जो ये फोर्सेस होते हैं, वो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो सबसे पहला जो फीचर है वो है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर बात करें तो जो ये फोर्सेस होते हैं या फैक्टर्स कह लें, ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। सब कुछ आउटसाइड द बिजनेस ऑपरेट हो रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो लीगैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, ये सब बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द फीचर टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस या कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो जनरल फोर्सेस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। जनरल की बात करें तो पूरे मार्केट पे लागू होते हैं ये फोर्सेस, और स्पेसिफिक की बात करें तो कुछ इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस पे ये फोर्सेस लागू होते हैं। ओके, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या हो गए? इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए और सप्लायर्स हो गए। तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो दो इंस्टीट्यूशन है, मार्केट है, पूरा एक मार्केट मान लीजिए, ये पूरा मार्केट है, इसमें बहुत सारे एंटरप्राइजेस है, ABCDE, बहुत सारे बिजनेस रन कर रहे हैं इस मार्केट में। तो कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो कि कुछ स्पेसिफिक बिजनेस एंटरप्राइज को ही अफेक्ट करेंगे। जैसे वो कंज्यूमर हो गए, मान लीजिए ये बिजनेस है A, तो कुछ कंज्यूमर्स ने A से ख़रीदना बंद कर दिया, और साथ ही साथ अगर बात कर ले और भी बहुत सारे थे, सप्लायर्स ने A को सप्लाई करना बंद कर दिया, कॉम्पिटिटर्स A से कम्पीट करने लग गए। तो ये सारे ये सारे बिजनेस तो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट कौन सा हो रहा है? बिजनेस A का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स जो किसी स्पेसिफिक बिजनेस को या स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करती है, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, दीज आर स्पेसिफिक फोर्सेज और स्पेसिफिक फैक्टर्स। उसके अलावा अगर बात करें जनरल फोर्सेज की, तो जनरल फोर्सेज ऐसे फोर्सेज होंगे जो कि पूरे मार्केट को ही अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये पूरे मार्केट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉलिटिकल चेंजेस की, तो अभी तक किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस पार्टी ने अपने अलग रेगुलेशंस बनाए थे, अपने अलग रूल्स बनाए थे, उसके टैक्स लेने का तरीका अलग था बिजनेसेस से। ठीक है, जो कि मान लीजिए फ़ायदे में था बिजनेसमैन्स के। लेकिन अगर दूसरा गवर्नमेंट कोई आ गया और उसने अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, तो वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा, ना कि किसी एक बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला फीचर हमने देखा कि टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज होता है, और दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज भी इसमें होते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट फीचर्स की। तो नेक्स्ट फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर एक फोर्स किसी चीज़ को अफेक्ट करता है तो दूसरे फोर्स पे भी इस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए देख के बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अलग अलग एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के, अलग अलग पार्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन बाय बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज विच विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लोग अच्छा खरीदने लगते हैं, अच्छा पहनने लगते हैं, अच्छा खाने लगते हैं, तो इससे क्या होगा? उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये इम्प्रूव होगा। तो जब ये इम्प्रूव होगा तो ये किस चेंज को दिखाता है? ये दिखाता है सोशल एनवायरनमेंट को। क्लियर है? सोशल एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है, और जब सोशल एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा तो इससे दूसरे फैक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरे फैक्टर्स पे ये फ़र्क पड़ेगा कि उनका इनकम क्योंकि हाई हुआ है, तभी तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो देखा किस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट आपस में जुड़ा हुआ है ना? जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई कस्टमर्स की, तो उनका जो वे ऑफ परचेजिंग है ये भी चेंज हो गया, अच्छे अच्छे चीज़ें वो ख़रीदने लग गए। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथन होने का जो फ़र्क पड़ता है वो सोशल एनवायरनमेंट पे पड़ा। तो इससे पता क्या चलता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली जुड़े होते हैं, एक दूसरे के से रिलेटेड होते हैं।
फोर्थ जो फीचर है वो है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब होता है कि चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ रिजिड नहीं होता है। क्लियर है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज इट कीप्स चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती रहती है, हर दिन कुछ अपग्रेड होता रहता है टेक्नोलॉजी में। तो ये क्या दिखाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है, फैशन चेंज होता रहता है, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे गारमेंट्स सेक्टर की बात कर ले या फिर हम फूड सेक्टर की बात कर ले, सब कुछ में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, नए नए कुजीन्स, नए नए फैशंस, नए नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। हमेशा ये एक तरीके से कह सकते हैं स्टैटिक नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ डायनेमिक इन नेचर। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है ये बिजनेस एनवायरनमेंट में, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इट इज़ अनसर्टेन एज इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेनिटी भी इसकी एक फीचर है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ही सिंपल नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। अगर कोई इंसान बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से समझ जाए तब तो वो कभी लॉस बेयर करेगा ही नहीं, सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा उस मैनेजर को या उस बिजनेस के मालिक को। लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपको अगर इंडिविजुअली समझने को बोला जाए तब तो आप समझ भी लीजिएगा। मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल, सिर्फ आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को रीड कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो चलिए हो सकता है आप 95% तक आप उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को समझ जाए। लेकिन बहुत वास्ट है ये एरिया, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक फैक्टर तो है नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सब फैक्टर्स को स्टडी करना अच्छे से ये काफ़ी टफ है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटैलिटी। तो इंडिविजुअली अगर आप समझते हो, पार्ट्स में समझते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, तब तो ईजियर है, समझ लोगे आप। लेकिन जब आप टोटैलिटी में आते हो, पूरे एनवायरनमेंट को समझना चाहते हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे लीगल चीज़ों से रिलेटेड हो, तो बहुत ये टफ हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। For example, it may be very difficult to know the relative impact of social, economical, political, technological, legal factors on change in demand for a product in the market. ठीक है, तो वही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप समझना चाहते हो कि मार्केट में चेंज आ गया डिमांड में किसी चीज़ के, तो इकोनॉमिकल इसका फैक्टर से क्या फ़र्क पड़ा, उससे पॉलिटिकल फैक्टर को क्या फ़र्क पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम पूरे टोटैलिटी में इसको समझने की कोशिश करें बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये भी एक फीचर है इसका, कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है रिलेटिवली। रिलेटिवली का क्या मतलब है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, है ना। एक कंट्री में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट कंट्री में या दूसरे कंट्री में, अदर कंट्रीज़ में वही एनवायरनमेंट आपको देखने को मिले। इंडिया में जो बिज़नेस का माहौल है, हो सकता है यूएसए में जाके वो कुछ और माहौल हो, क्योंकि हर जगह के लोगों का कल्चर, हर जगह के लोगों का जो टेस्ट है, हर जगह के लोगों का जो प्रेफरेंस है, जो फैशन है, जो ट्रेंड्स है, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये रिलेटिव होता है, किस चीज़ से? प्लेस से रिलेटिव होता है। जहाँ पे आप हो वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा, किसी और कंट्री का कुछ अलग होगा। क्लियर है? तो इतने सारे फीचर्स थे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या रह जाता है, क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना ज़रूरी हो जाता है? तो देखिए, इन द प्रेजेंट डे कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू रिमेन अलर्ट एंड अवेयर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है ना। हर चीज़ के सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे बिजनेसेस खुल गए हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं। ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक ही दुकान है, एक ही बिज़नेस है, वहीं से लोग खरीदेंगे। अगर आपके पास कोई सामान किसी कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्लियर है? तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वही बिज़नेस
टिक सकता है, वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है जो कि अलर्ट है, अवेयर है अपने इन्वायरमेंट को लेकर। उसे पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। क्लियर है? अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स इनेबल्स देम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट बट ऑल्सो टू रिएक्ट टू द फोर्सेज एक्सटर्नल टू देयर फर्म्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी सिर्फ मैनेजर्स को इनेबल इसलिए नहीं करती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके और इवैल्यूएट कर सके एक्सटर्नल फोर्सेस को, बल्कि इसलिए भी उनको एलिजिबल बनाती है कि वो उन फोर्सेस को देख सके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके और उनकी रेमेडी भी वो लेकर आ सके कि किस तरीके से वो डील कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिजनेसेस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, बहुत अच्छे से इस लाइन को पढ़िएगा। आपके एग्जाम में कभी कभी सिर्फ यही पूछ देता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही आपको पता है अच्छे से और आप अवेयर हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी चॉइसेस क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, आप कहीं पीछे तो आउटडेटेड तो नहीं रह गए, आपका मशीन आउटडेटेड तो नहीं है, क्या आपने अपग्रेड किया या नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें आपको पता होती है तो क्या होता है कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाते हो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि मार्केट में कुछ चेंज आया, कुछ नया फैशन आया और आपने सबसे पहले उस फैशन को, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया मार्केट में और किसी के पास वो है नहीं। तो आप खुद ही समझिए कि जो कंज्यूमर्स होंगे उनके पास कुछ ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि आप वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस चीज़ को, आप वो पहला बिजनेस है जिन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है मार्केट में। तो आपका जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगा और लोग आपके बिज़नेस की तरफ, कंज्यूमर्स आपके बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो मारुति उद्योग है, एक मारुति एक कंपनी है, तो मारुति ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इंडिया में कि इंडिया में जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, जो परसेंटेज की अगर बात करें तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ क्या नहीं कर सकती, सबको पता होता है, सबका मन होता है कि उसके पास अब अपनी खुद की गाड़ी हो। तो पहले जो कार्स आते थे, पहले जो व्हीकल्स आते थे वो काफ़ी महंगे होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, है ना। और तो मिडिल क्लास फैमिली ये लग्जरी कार्स को अफोर्ड तो कर नहीं पाएगी। तो मारुति उद्योग ने सबसे पहले पहचाना कि इस टारगेट ऑडियंस के लिए, इस टारगेट कस्टमर्स के लिए, लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए मुझे कार लॉन्च करना चाहिए। तो उन्होंने स्मॉल कार का कॉन्सेप्ट मार्केट में वो लेकर आए और मारुति देखते ही देखते पूरा सबसे ज़्यादा मतलब छा गया पूरे मार्केट में। वहाँ पे मारुति, बहुत सारे लोगों के पास आप देखोगे मारुति के कार आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उसने सबसे पहले लोगों के नीड को पहचाना कि लोग क्या चाहते हैं, उनके पास कितना पैसा है और वो उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कितना पैसा दे पाएंगे मेरे प्रोडक्ट के लिए। तो मारुति ने ये पहचाना और फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो ले गया। सबसे पहले स्मॉल कार्स उसने लॉन्च कर दी और फिर जो भी रिजल्ट है वो सबके सामने है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये आपको अवेयर करता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं जो आपके बिजनेस के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं, है ना। और वार्निंग भी आपको वो देते हैं कि चेंज कर लो अपने बिजनेस में, वरना आने वाले समय में तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, एंटरिंग ऑफ एमएनसी विद न्यू सब्सटीट्यूट्स। पहले जो इंडियन बिजनेसेस हुआ करते थे, तो मान लीजिए लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस नहीं हुआ करते थे, लोगों को उसी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता था, उसी बिजनेस से खरीदना पड़ता था, उसी ब्रांड का खरीदना पड़ता था। लेकिन जब से FDI आया, या यूँ कह सकते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई, उसके बाद FDI बहुत ज़्यादा होने लगा इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की कंपनीज़ यहाँ पे आने लगी। तो बहुत सारे MNCs जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो इंडिया में आती है और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसी के लिए नया सब्सटीट्यूट लेके आती है। तो जब नया सब्सटीट्यूट लेके आई तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अब मिल गए। अब लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है कि वो उसे
एक ही दुकान से ख़रीदना पड़ेगा या एक ही ब्रांड का ख़रीदना पड़ेगा, उनके पास बहुत सारे अब चॉइसेस हैं। तो ये आपको बताता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से नई कंपनीज़ आने वाली है इंडिया में और इन्वेस्ट करने वाली है, और साथ ही साथ वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, वो प्रोडक्ट क्या आप बेचते हो, अगर बेचते हो तो वो जो ला रहे हैं प्रोडक्ट सेम आपके जैसा या आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट, वो आपसे कितना ज़्यादा अच्छा है या उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने बिज़नेस में भी, अपने प्रोडक्ट में भी, अपने प्रोडक्शन में भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। अगर नहीं लाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और यही वार्न आपको कौन करता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट। और क्या इंपॉर्टेंस है बिज़नेस एनवायरनमेंट का, और है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है इसमें किस तरीके से मदद करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी से आप पूरा अवेयर होते हो मार्केट के बारे में। तो जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है या क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके जो मैनेजर्स होते हैं बिज़नेस के, वो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, बिकॉज एंटरप्राइजेज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट as a source of inputs or resources and as an outlet for outputs। क्लियर है। बिजनेस जो एंटरप्राइजेज जो है वो डिपेंड रहते हैं किस पे, एनवायरनमेंट पे। जितने भी सोर्सेज आएंगे इनपुट या आपका जो आउटपुट सोर्स बनेगा और जो आप आउटलेट लगाओगे उस चीज़ का, तो वो भी कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में ही तो जाएगा। चाहे वो आपके सप्लायर्स हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, जितने भी इनपुट आइटम्स है वो एनवायरनमेंट से ही आएंगे, और जो फाइनली आउटपुट आपका बन के जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो एनवायरनमेंट में ही जाएगा। The enterprise design policies that allow it to get the resources that it needs so that it can convert those resources into outputs that the environment desires। तो इस तरीके से कुछ बिजनेस अपना फॉर्मुलेट करता है आइडिया और पॉलिसीज़ बनाते हैं कि आसानी से उनको इनपुट्स मिल जाए और आसानी से वो अपने आउटपुट्स मार्केट में सर्कुलेट कर सके, प्रोडक्ट्स बेच सके। तो यूज़फुल रिसोर्स को टैप करने में ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है। और क्या है, और है इंपॉर्टेंस एक, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस का क्या मतलब है, देखिए बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं मार्केट में। क्लियर है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी वो उसमें चेंजेस आते जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लीगली चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, और जब आप एक बार बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस के बारे में, अपने आप जिस मार्केट में बिज़नेस कर रहे हो उस मार्केट के बारे में अवेयर रहते हैं, तो आप आसानी से उन चेंजेस को कोप कर लेते हैं। क्लियर है। तो एक तो ये भी इम्पॉर्टेंस है। और क्या इंपॉर्टेंस है, और है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो सीधी सी बात है, जब आप पूरी तरीके से अवेयर है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता रहती है मार्केट में होने वाले हलचल से रिलेटेड, तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो ही जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब बात करते हैं डायमेंशंस, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चाहे डायमेंशन बोल लीजिए, चाहे कंपोनेंट बोल लीजिए, चाहे एलिमेंट बोल लीजिए, चाहे फैक्टर्स बोल लीजिए, चाहे फोर्सेस बोल लीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बना है आपका, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ और द फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। तो इन चीज़ों की नॉलेज अगर आपको है तो पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में आपको फ़ायदा होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में फ़ायदा होगा, और आपका जो परफॉर्मेंस है एंटरप्राइज का वो इम्प्रूव होगा। मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज कैन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ दीज डायमेंशन। तो जितने भी बिज़नेस है और उस हर एक तरीके के बिज़नेस के जो मैनेजमेंट है, अगर उन्हें इन डायमेंशंस के बारे में पता है तो वो फिर क्या हो सकते हैं, उनको फ़ायदा हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक का मतलब है इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ, जो इन्वायरमेंट हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल।
लोगों के डिस्पोजेबल इनकम में चेंज। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि लोग कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, ठीक है। तो जितना वो खर्च करते हैं दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की क्या औकात है अगर हम सीधे सीधे टर्म में बात करें तो अगर उन अब एक बात बताइए, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा यानी कि वो जो खर्च है उनकी सैलरी बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा, है ना। यानी कि जो पहले 10,000 रुपये खर्च करते थे अब वो 15,000 रुपये खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट, है ना। लोग जब खर्चा करने के लिए, लोग जब स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे ज़्यादा, तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ जाएगा प्रोडक्ट्स का, और जब डिमांड बढ़ेगा तो ये किसके लिए अच्छी बात है, ये आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट जो चीज़ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है वो क्या है, वो है इन्फ्लेशन रेट्स। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन जब होता है तो हमारे मनी की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीजेज व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स। तो हाई इन्फ्लेशन रेट अगर हो गया तो इससे क्या होगा, लोगों के पास जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, लेकिन फिर डिमांड भी बढ़ जाएगा प्रोडक्ट्स का, और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि सबके पास पैसा है, सब खरीदना चाहते हैं, कि पैसे की वैल्यू नहीं रह गई है, कम हो गई है वैल्यू। तो जब पैसे की वैल्यू हो गई है कम, सब डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हो जाएंगे वो हाई हो जाएंगे। तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। Inflation rates. High inflation rates generally result constraint on business enterprises because they increase the cost of raw material or machinery and payment of wages and salaries to employees, ठीक है। तो जब हाई इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा तो ये बिज़नेस के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, मशीनरी के कॉस्ट महंगे हो जाएंगे, लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सीधी सी बात इन्फ्लेशन रेट में समझ लीजिए कि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स में क्या क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। तो बिज़नेस लोन लेने के लिए पहले जितना रेट देना पड़ता था आपको, अब ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। तो कम देना पड़ेगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा देना पड़ेगा तो बिज़नेस पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाएगा, उस पर बर्डन हो जाएगा। उसके अलावा वैल्यू ऑफ रुपी घट बढ़ सकती है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ेगी किसके मुकाबले में यहाँ पे बात कर रहे हैं, फॉरेन करेंसीज़ के मुकाबले में हम बात कर रहे हैं। तो अगर बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए पहले $1 के से अगर हम कंपेयर कर ले तो $1 की कीमत पहले थी मान लीजिए 70, अब हो जाएगा $1 की 75, ठीक है। तो पहले जो फॉरेन से हम एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन को, तो 1 यूनिट बेचने के 70 मिलते थे तो अब 75 मिलेंगे, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। स्टॉक मार्केट इंडाइसिस, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडाइसिस मतलब स्टॉक मार्केट में भी इसका काफ़ी फेरबदल देखने को मिलता है। अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है तो मार्केट सही पोजीशन में रहेगी, और स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा तो आपके बिजनेस को ये अफेक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट है ये आपने देख लिया, आपको अवेयर रहना होगा इन चीज़ों से अगर आप अच्छे से बिज़नेस करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है या फैक्टर कह ले वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट की बहुत बड़ा हाथ होता है बिज़नेस को अफेक्ट करने में। कैसे, तो ये क्या क्या चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट में आ जाती है। पहला जो है कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस का क्या मतलब है कि जो ट्रेडिशंस होते हैं वो प्लेस चेंज होने के बाद ट्रेडिशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वहाँ पे कुछ और ट्रेडिशन है, आप नॉर्थ में जाते हो कुछ और ट्रेडिशन है, ईस्ट में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है, क्लियर है। तो हर जगह का ट्रेडिशन अलग है। अगर सेम बात करें कंट्री के बेसिस पे तो कंट्रीज़ के भी ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। जैसे आप इंडिया में आते हो तो आप इंडिया में रहते ही हो तो इंडिया में कुछ और ट्रेडिशन है। आप USA में जाते हो वहाँ पर कुछ और ट्रेडिशन है, तो आपको उस जगह के ट्रेडिशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप कहीं पे भी कुछ भी जाके नहीं बेच सकते। अगर आप इंडिया में आते हो और यहाँ पे आके आप खुलेआम बीफ बेचने लग जाते हो, ठीक है, तो ये एक तो ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है, लोगों के वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पे आपका बिज़नेस तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं होगा, उल्टा आपका क्या हो जाएगा, आप पे केस वेस हो जाएगा, क्लियर है। तो ट्रेडिशन देखना चाहिए, लोगों की क्या डिमांड है, लोग किस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में जैसे साड़ी है, यहाँ पे साड़ी बहुत अच्छे से ज़्यादा बिकता है तो लोग साड़ी का बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं। वैसे ही फॉरेन में जाते हो तो आप
वेस्टर्न कपड़ों का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो ये समझ गए ना, प्लेस के हिसाब से ट्रेडिशन चेंज होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना होता है। जैसे सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, होली, ईद। इंडिया में दिवाली, होली, ईद मनाई जाती है, तो इस तरीके से आप दिवाली से रिलेटेड चीज़ें बेचते हो, होली से रिलेटेड गारमेंट्स बेचते हो, ईद से रिलेटेड गारमेंट्स बेचते हो। क्लियर। बात करें वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं, लोग किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, जैसे फ्रीडम, जस्टिस, इन इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आके आपको इस तरीके से बिजनेस करना होता है कि लोगों को फ्रीडम मिले। फ्रीडम ऑफ, यहाँ पे फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइस, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होनी चाहिए। जैसे आपके बिजनेस, आपके दुकान पे कोई आया और उसे आपने कोई गारमेंट दिखाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गारमेंट्स, तो आपने एक कोई कपड़ा दिखाया उसे और वो ब्लैक कलर का था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास अगर ब्लैक कलर होगा तो लोगों के पास कुछ चॉइस नहीं रह जाएगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी रखने पड़ेंगे। तो लोग किस चीज़ को वैल्यू देते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। जस्टिस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि आप किसी कस्टमर को 200 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, किसी और कस्टमर को 200 रुपये कम में बेच रहे हो, तो जो वो चीज़ होनी चाहिए वो जस्टिफाई होनी चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। इक्वालिटी की बात सेम हो गई यहाँ पे कि सबको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप सेम सैलरी देते हो कि नहीं, लाइक उनके पोस्ट के हिसाब से। ऐसा तो नहीं कि एक ही पोस्ट पे एक एम्प्लॉयज़ को आप कुछ कम सैलरी देते हो, दूसरे को ज़्यादा सैलरी देते हो। अपॉर्चुनिटी आप सबको दे रहे हैं कि नहीं अपने बिजनेस में, मतलब इम्प्रूवमेंट का, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन आइडिया शेयर करने के लिए। तो ये सब चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ता है एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है कि व्हाट इज़ करेंटली गोइंग ऑन इन मार्केट, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके के कपड़ा पहनना पसंद कर रहे हैं, लोग क्या खाना पसंद कर रहे हैं, लोग क्या कहाँ घूमना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब ट्रेंड जो चल रहा है करंट, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप आउटडेटेड रह जाएंगे और फिर आप कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे किसी से कि मेरा बिजनेस डूब गया, लॉस हो गया। सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। सोसाइटी का क्या एक्सपेक्टेशन है बिजनेस से? सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा तो ये होता है कि वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे, सर्विस प्रोवाइड करे और जो प्राइस हो वो फेयर हो। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे भी आपको खरा उतरना पड़ेगा। तो ये कुछ सोशल एनवायरनमेंट्स के हिस्सा थे। अब नेक्स्ट एनवायरनमेंट हमारा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज होता है? पहला है जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने जब बिज़नेस शुरू किया था उस समय किसी और पार्टी की गवर्नमेंट थी और उसके जो पॉलिसीज़ थे रिलेटेड टू बिजनेस या रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री विच यू रन, तो वो कुछ अलग था। अब जो ये अगर स्टेबल है ये गवर्नमेंट बहुत सालों तक, तब तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो फेवर कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, उस बिज़नेस को ज़्यादा सब्सिडी मिल रहा है, टैक्स का जो रेट है वो भी कम है एंड वगैरह वगैरह। लेकिन पता चला कि अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलेक्शंस आए और वो गवर्नमेंट हार गई। अब नया गवर्नमेंट आया और वो अब पूरे तरीके से अपना अलग एक पॉलिसी लेकर आएगी बिज़नेस से रिलेटेड। हो सकता है वो सब्सिडी कम कर दे या सब्सिडी बंद कर दे उस इंडस्ट्री को, या हो सकता है टैक्स रेट बढ़ा दे, या हो सकता है कि कुछ फ़ायदा भी हो जाए। तो आपको दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहली जो चीज़ आ गई जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड है पीस इन द कंट्री। कंट्री में पीस है या नहीं, शांति है या नहीं। तो अगर शांति रहेगी तो बिज़नेस अच्छे से चलेगा, अगर शांति नहीं रहेगी तो बिज़नेस तो आप सोच ही नहीं सकते अच्छे से चलना। अगर बात कर ले कि हमेशा राइट्स होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, कहीं ना कहीं गोलीबारी होती रहती है, तो साल के 150 या 200 दिन मान लीजिए आपका बिज़नेस बंद रहता है, प्रोडक्शन होता ही नहीं है, कस्टमर्स आते ही नहीं हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कंट्री में पीस है या नहीं है, ये अफेक्ट करता है आपके बिज़नेस को। देन एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स बिजनेस। जो नई सरकार बनी मान लो, तो उसका एटीट्यूड क्या है, आप जो बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस के प्रति, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रति, क्या वो उसको बढ़ावा देना चाहती है या फिर वो सोचती है कि नहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कंट्री के हित में, तो किसी और सेक्टर को वो देखती है। तो ये भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप जो बिज़नेस करते हैं और वो जो नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है वो आपके बिज़नेस, आपके इंडस्ट्री को किस तरीके से ट्रीट करती है। तो ये कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एनवायरनमेंट की, जो कि है लीगल एनवायरनमेंट। चलिए, लीगल एनवायरनमेंट क्या है? सबसे पहला है लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन पास किए हैं, क्या आप उसे फॉलो करते हैं? क्या आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं? क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप का लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है, आपके बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑर्डर इशूज़ किए हैं, जो इशू किए हैं, वो आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सिगरेट के पैकेट्स आप बेचोगे, ठीक है, उस पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको लिखनी होगी और वो वार्निंग होगी सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरीके से कुछ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी देते हैं, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। तो लीगल इन्वॉल्वमेंट में यही है कि जो भी ऑर्डर्स आपको मिले हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आपको मिले हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंडर में रह के आपको बिजनेस करना है और इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप वो चीज़ें फॉलो करने, गलती से फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर वो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल होगा। एग्जाम्पल्स कुछ है, एडवर्टीजमेंट्स फॉर पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स मस्ट कैरी दी स्टैट्यूटरी वार्निंग। सिगरेट का जो पैकेट होता है उस पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए क्या, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये एक लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है कि आपको ये स्टैट्यूटरी वार्निंग मिली है तो आपको फॉलो करना है इफ़ यू आर डीलिंग विथ सिगरेट प्रोडक्शन। अगर नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपके बिजनेस के साथ। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज़ प्रोहिबिटेड ऑन दूरदर्शन। जो दूरदर्शन है उस पर अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये मना किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरीली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर्स दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। जो भी कंपनीज, जो भी बिजनेसेस बेबी फूड्स बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनको अपने उस फूड के पैकेट पे लिखना होता है कि जो बेबी के लिए माँ का दूध जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, उसके अलावा कुछ बेस्ट नहीं होता है। तो ये एक चीज़ लिखी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये तो होगी लीगल एनवायरनमेंट की बात। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात। तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मशीन आ जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने बिजनेस को एफिशिएंट बना सकते हो, प्रोडक्शन को हाई कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है आपके बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल्स है कुछ, वेबसाइट फॉर बिजनेसेस। आजकल जितने भी बिजनेसेस देख लीजिए, सबके अपने अपने वेबसाइट्स हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट आया, इम्प्रूवमेंट आया, लोगों ने अपना अपना वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। अब आपको वहाँ पे ऑफलाइन उस आउटलेट पे नहीं जाना पड़ता है, आप घर बैठे बैठे उस वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और जो भी आपको ऑर्डर करना होता है आप ऑर्डर कर लेते हैं। जो एयरलाइंस है उसका वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस बन गए हैं, आप वहाँ पे जाके टाइमिंग देख सकते हो कि एयरलाइन कब जाने वाली है, कौन सा फ्लाइट कितने बजे हैं। WW पेजेस सबके बन गए हैं। शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू बॉल पेन्स। पहले फाउंटेन पेन चलता था, बॉल पेन चलने लग गया। टाइपराइटर से कंप्यूटर पे लोग आ गए। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। अगर ये सब लोगों को पता नहीं होता, बिजनेसमैन्स को पता नहीं होगा, जिसको नहीं पता होगा वो आउटडेटेड रह जाएगा। कितने लोगों को आपने देखा है कि वो अभी भी टाइपराइटर से काम कर रहे हैं बिजनेस में? नहीं, सबके पास बिलिंग के लिए कंप्यूटर है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। तो ये जो पीछे हमने बात की, ये बात की हमने उन फैक्टर्स की जो कि एक्सटर्नल जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के हिस्सा है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई, ठीक है, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं, जो कि 1991 में आई, जिसको LPG पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 में आया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन मार्केट पे एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे 1991 में, देखिए 1991 में हुआ क्या
कि पूरे मार्केट में स्लो डाउन आ गया, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई हर एक कंट्री को, ठीक है। इन्फ्लेशन हो गया, उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि दिक्कत थी मार्केट के लिए, बिज़नेस के लिए। तो तब हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो उनको जनक कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत एक नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की शुरुआत की गई जुलाई 1991 में, ठीक है। विच साउथ टू लिबरेट द इंडस्ट्री फ्रॉम द ट्रैप ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, जिसका मकसद था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लाइसेंसिंग सिस्टम से हटाने का, जिसको कहा गया लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल कर देना बिजनेसेस को, मतलब कुछ बिजनेस को छोड़ करके सबको लाइसेंस के रिक्वायरमेंट से मुक्त कर देना। उसके अलावा रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करके प्राइवेटाइज करने का काम होने लगा, ठीक है। तो जिसे कहा गया प्राइवेटाइजेशन। साथ ही साथ एनकरेजेस फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब भैया कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो देश में जो लोग कर रहे हैं बिजनेस वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर के लोगों को भी मौका दीजिए, क्योंकि फॉरेन में जो है टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है, उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें बुलाइए, इंडिया में रह करके वो यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस करेंगे, जिससे हमारे कंट्री का भी इकोनॉमिकली जो क्या होगा, हमारा कंट्री डेवलप होगा। तो इसे कहा गया ग्लोबलाइजेशन, है ना। फॉरेन के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो ये 3 चीज़ें की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। अभी उसी के बात करेंगे हम आगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो क्या क्या चीज़ें थी जिनके वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा, क्या क्या वो फैक्टर्स थे, क्या क्या वो रीजंस थे। द मेन रीजंस टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 वर द फॉलोइंग क्राइसिस विच इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस। इंडियन इकोनॉमी को ये चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा था, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी या लाई गई। पहला जो था वो फिजिकल क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था। फिजिकल क्राइसिस क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे, जिससे जो हमारा कर्ज था वो बढ़ता जा रहा था। तो फिजिकल क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था। साथ ही साथ राइज इन इंटरनल डेट, हमने जो डेट ले रखे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे हमारी कंट्री के डेट। देन फॉल इन ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी फॉल आ रहा था, है ना। मतलब कह सकते कि परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो गया था कंट्री के बिजनेस का। देन नेगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर कर रहे थे उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, बस नेगेटिव ग्रोथ हुआ जा रहा था। राइज इन इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। श्रिंकिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड जो था वो श्रिंक हो रहा था, बहुत कम हो गया था फॉरेन के साथ ट्रेड, है ना। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे लेकिन एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं पा रहे थे। साइज फॉल इन फॉरेन रिजर्व्स, जो जब फॉरेन के साथ ट्रेड ही नहीं हो रहा था तो फॉरेन रिज़र्व कहाँ से आएगा, है ना। पैसे आ ही नहीं रहे थे बाहर से, तो उसका रिज़र्व भी कम हो गया था। साथ ही साथ फॉल इन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम AAA टू BBP। अभी देखिए AAA टू BBP का क्या मतलब है कि कुछ रेटिंग एजेंसीज होती है जो कि रेट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो AAA जो होता है AAA, ये माना जाता है बेस्ट रेटिंग कि जो जिस इंस्टीट्यूशन की, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की AAA रेटिंग है वो बेस्ट माना जाता है। उसे कोई भी किसी भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उसे लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारा जो क्रेडिट वर्दीनेस था, मतलब हम कह सकते हैं ना कि तुम पर मैं कैसे भरोसा करूं, तो भरोसा यहाँ से गिर करके यहाँ पे आ गया था, जो कि काफ़ी बेकार रेटिंग हो गई थी, तो लोन भी मिलना मुश्किल था। साथ ही साथ प्लेज ऑफ गोल्ड बाय RBI एंड SBI, जो गोल्ड रिजर्व था उसमें भी दिक्कत आ गई थी, कम हो गया था। ओके, सो ये कुछ रीजंस थे जिनके वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी, क्योंकि देखिए इतने सारे चीज़ें हो गई थी, पूरा का पूरा इकोनॉमी हमारा हिल गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। तो पहला, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया, तो इसमें लिबरलाइजेशन में बात की गई कि लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दो, जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा वो मार्केट में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ग्रो कर जाएगा, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो पहला तो ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विथ एम्फेसाइज ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। तो देखिए, सेल्फ रिलायंट होने का यहाँ पे मकसद था। सेल्फ रिलायंट होने का मकसद मतलब क्या है कि खुद पे हम डिपेंडेंट रहना चाहते थे, क्योंकि कहीं और से मदद हमें मिल नहीं रही थी, तो सबने सोचा कि खुद पे ही क्यों ना भरोसा दिखाया जाए, खुद के कंट्री पे, खुद के लोगों पे, खुद के पैसे पे जितने हैं उसी पे भरोसा क्यों ना दिखाया जाए। तो यही करने की कोशिश की गई। वेट, ठीक है, पहला था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड लिविंग। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद ये ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। साथ ही साथ सेकंड था बिकमिंग सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करनी थी, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी थी। सेटअप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, ये सोचा गया कि बहुत इंडस्ट्रियल जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बहुत ज़्यादा और भी नई नई इंडस्ट्रीज़ खोली जाएगी, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया था, लाइसेंस पॉलिसी ख़त्म कर दी गई थी। उसके अलावा विद एम्फेसाइज ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। उसके बाद है रिड्यूस इनक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, जो जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई तो प्राइवेटाइज कर दिया गया चीज़ों को, लिबरलाइज कर दिया गया, बाहर के इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया गया है, जिससे क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती एम्प्लॉयमेंट की, उनके पास पैसे आते, इनकम आता, वेल्थ आता, और इनइक्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती। देन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाती, गरीबी खत्म हो जाती। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। देन ब्रॉड फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फीचर्स क्या थे इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? फीचर्स क्या थे? तो पहला है द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग टू 6। पहले हर एक इंडस्ट्री को लाइसेंस लेनी पड़ती थी, लेकिन जब ये लिबरलाइजेशन लाया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो टर्म है लिबरलाइजेशन, इसके तहत लाइसेंस पॉलिसी को ख़त्म करा गया। तो लाइसेंस 6 इंडस्ट्रीज़ तक सीमित रख दी गई, बाकी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। उसके बाद द नंबर एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टार्टेड डिक्रीजिंग। जो पूरा पहले पब्लिक के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, उन चीज़ों को वो अब प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र किया जाने लगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से टेक केयर कर पाता उन चीज़ों को। और जो देखिए, गवर्नमेंट के अंदर में लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि सैलरी तो फिक्स्ड होती है, तो जितना काम करेंगे उतना पैसा तो मिलना ही नहीं है, मतलब पैसा तो फिक्स्ड होता है, काम हम करें या ना करें। तो उन चीज़ों को क्या किया जाने लगा? प्राइवेटाइज़ किया जाने लगा, कि अब प्राइवेट सेक्टर में तुम जितना काम करोगे उसी के बेसिस पे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो ये चेंज आया। उसके बाद और क्या फीचर था? डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे थे, तो पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा था, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेल किया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर के हाथों। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, देन पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज्ड। यानी पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल का मतलब है कि लोगों को एफडीआई के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा था, कि आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, और आप यहाँ पे आके 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन के लोगों को, ये बोल के बुलाया जा रहा था। उसके बाद ऑटोमेटिक परमिशन वॉज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज़ के साथ देखिए, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ की जो टेक्नोलॉजी होती है या फॉरेन की टेक्नोलॉजी होती है वो हमसे बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, और तब तो बहुत ज़्यादा ही थी जब ये पॉलिसी लाई गई। तो पहले क्या होता था कि फॉरेन कंपनीज़ के साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट अगर करना होता था तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की, लेकिन
उसके बाद ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट कर दिया गया कि अब आपको गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं आएगा। आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी का जो एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एक बोर्ड की स्थापना की गई जिसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी कि FIPB, और इसका काम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना इंडिया में। तो ये कुछ फीचर्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। अब बात करते हैं तीनों पॉलिसी के अंदर में क्या क्या चीज़ें थी। जैसे पहला था लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंडर में क्या क्या चीज़ें थी। लिबरलाइजेशन में लाइसेंस पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। पहला है लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। जितने भी बिजनेस थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थी, तो उस पर पहले जो अननेसेसरी कंट्रोल गवर्नमेंट का था और रिस्ट्रिक्शंस थे उनको पहले ख़त्म कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। दूसरी चीज़ क्या हुई, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, पहला है एबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप एक्सपैंड करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अब देखिए एक ही कंपनी बहुत सारे चीज़ें बेचती है। जैसे रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस गारमेंट भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी है। तो देखिए किस तरीके से लोग एक्सपैंड करते हैं अपने बिजनेस को। तो पहले इस पर रेस्ट्रिक्शन था लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दिया गया। अब कंपनीज बिजनेसेस अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और एक्सपैंड भी कर सकती है अपने बिजनेस को। उसके बाद फ्रीडम इन प्राइस फिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गवर्नमेंट के हाथ में था प्राइस फिक्सिंग वगैरह, लेकिन अब बिजनेसमैन को ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि आप खुद से प्राइस फिक्स करिए। देन रिडक्शन इन टैक्स रेट पहले बहुत ज़्यादा था, उसको कम कर दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट पहले करने के लिए बहुत सारे ताम झाम होते थे, बहुत सारे ड्यूटीज़ लगते थे। ड्यूटीज़ इन द सेंस टैक्सेस लगते थे, कस्टम टैक्स, उसके बाद बहुत सारे टैक्सेस इस तरीके के, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। उसके बाद मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। क्यों किया गया? क्योंकि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया गया तो इससे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था वो तेज़ी आ गई उसमें। तो ये लिबरलाइजेशन के अंडर में ये काम किया गया। अब बात करते हैं हम प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रोल दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को साइड में रख दिया गया इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट विच मीन्स ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन होगा कैसे? पब्लिक सेक्टर पूरे मार्केट में है, बहुत ज़्यादा सारे बिजनेसेज इंडस्ट्रीज जो है जो कि गवर्नमेंट के अंदर में है, तो इसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए? तो गवर्नमेंट ने शुरू किया पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स को, पब्लिक सेक्टर के प्रॉपर्टीज़ को बेचना प्राइवेट सेक्टर के हाथों। तो इसे कहा गया डिसइन्वेस्टमेंट। और जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा तो ये क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इट रिजल्ट्स इन डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, जिससे पब्लिक सेक्टर का जो स्टेक है, पब्लिक सेक्टर की जो हिस्सेदारी थी वो कम होने लगी धीरे धीरे। इफ़ देयर इज डिल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। और ये हो गया तय कि जहाँ पे किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाएगी तो माना जाएगा कि वो सेक्टर क्या हो गया है, प्राइवेटाइज हो गया है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होना चाहिए? 51% से कम। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को एक जगह पे लाने की कोशिश की गई कि सारे कंट्रीज़ एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन में यही किया गया कि वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमीज़ हो, जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है, अमेरिका एक इकोनॉमी है, उसके बाद UAE एक इकोनॉमी है, चाइना इकोनॉमी है, सब जितने भी इकोनॉमीज़ हैं उनको एक जगह पे ला करके इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली बनाने की कोशिश की गई ग्लोबलाइजेशन में, जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी बेहतर होगा और सारे देश की इकोनॉमी भी बेहतर होगी।
Till 1991 there are lots of restrictions and regulations on import and exports. 1991 तक बहुत सारे regulations थे, बहुत सारे restrictions थे export import करने पे. Introduction of new economic policy made it easy to trade with foreign countries. लेकिन जब ये एक new economic policy आई तो इसने ये चीज़ें easy कर दी कि आप foreign countries के साथ अच्छे से मतलब बिना किसी रुकावट के आप कर सकते हैं ट्रेड. अ ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लाइज अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड वेयर देयर इज़. अभी ये कहा गया है कि एक ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी वही होगा जहाँ पे एक बाउंड्रीलेस वर्ल्ड हो, यहाँ पे बाउंड्रीज ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, लोग एक दूसरे के साथ आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, बातचीत कर सके, घूम फिर सके, ट्रैवल का काम भी हो सके. क्लियर है? तो क्या क्या चीज़ें इसमें हुई? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस. जब ये ग्लोबलाइजेशन इम्पोज कर दिया गया तो इसके बाद क्या होने लगा? गुड्स का फ्री फ्लो होने लगा, एक वर्ल्ड के कंट्रीज़ आपस में ट्रांजैक्शन करने लगे. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, एक दूसरे को पैसे का आदान प्रदान भी करने लगे. फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस होने लगे. फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर, और लोगों का आना जाना भी इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया. तो ग्लोबलाइजेशन में ये काम हुई. तो देखिए कितना सही चीज़ हुआ, पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी. अब इम्पैक्ट क्या पड़ा? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो हुआ बिजनेस और इंडस्ट्री पे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो इम्पैक्ट बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो इम्पैक्ट भी पड़ा नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली. तो पहला हुआ इंक्रीजिंग कंपटीशन. तो पहले इंडिया में सिर्फ इंडिया के बिजनेसमैन काम करते थे. ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आ जाने से, या फिर लिबरलाइजेशन के आ जाने से, लाइसेंस पॉलिसी जब खत्म की गई या प्राइवेटाइजेशन जब हो गया तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग आ गए. तो इससे क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया. पहले जहाँ 2 बिजनेस थे अब वहीं पे 20 या 200 या 2000 बिजनेस एक ही प्रोडक्ट को बेचने लग गए. तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया. उसके अलावा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. अभी देखिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया, लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए. किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए उसके पास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे सेलर्स हैं. तो वो डिमांडिंग होने लग गया कि नहीं भैया मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो आप बोलोगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं है, तो वो सीधा बोलेगा कोई नहीं, मैं दूसरे दुकान से ले लूँगा. तो देखिए कैसे डिमांडिंग हो गए कस्टमर्स. उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? पहले कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का, कि जब किसी बिजनेसमैन को कोई काम करना होता था, कोई प्रोडक्ट बेचना होता था, तो वो सबसे पहले पूरा फोकस करता था प्रोडक्ट पे, यानी कि प्रोडक्शन पे. तो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन था. अब हो गया है मार्केट ओरिएंटेशन. अब आपको पहले मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है. आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो मार्केट में लोग खरीदना भी चाहेंगे या नहीं चाहेंगे. और जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसको पहले से मार्केट में कितने लोग बेचते हैं, तो आपको क्या इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना पड़ेगा. तो पहले काम होता था सीधा प्रोडक्शन. अब काम होता है कि पहले प्रोडक्शन करते थे तब बेचते थे. अब होता है कि पहले देखते हैं कि किस तरीके से बिकेगा, उसके बाद वो प्रोडक्शन करते हैं. तो आजकल जो हो गया है वो हो गया है मार्केट ओरिएंटेशन. ओके. देन रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पूरा का पूरा बदल गया. नेसेसिटी फॉर चेंज. नेसेसिटी फॉर चेंज का क्या मतलब है कि देखिए जिस तरीके से मार्केट चेंज हो रहा है, 1991 से पहले जो फर्म्स थे वो स्टेबल पॉलिसीज़ पे टिके रहते थे. मतलब एक पॉलिसी बनाते थे और कई सालों तक उसी पॉलिसी को प्रैक्टिस करते रहते थे, उसी पॉलिसी पे अपना बिजनेस रन करते रहते थे. लेकिन अब जो हो गया है अब हो गया है कि बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चेंजेस आते हैं, तो आपको उसी के साथ चेंज होना पड़ेगा. तो नेसेसिटी फॉर चेंज आ गया. उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. अब क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, अच्छे क्वालिटी की हो गई है, तो उस तरीके से आपका जो मैन पावर है वो भी ट्रेंड होना चाहिए. तो ये भी एक इम्पैक्ट आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स जो आपके हैं उनको भी डेवलप आप करिए. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. पहले पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा. अब प्राइवेट सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस मिलने लग गया. तो पब्लिक सेक्टर का जो बजटरी सपोर्ट मिलता था पहले, वो अब इम्पैक्ट हो गया, इस चीज़ से अफेक्ट हो गया. अब बात करते हैं मैनेजेरियल रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट. जो चेंज आया बिजनेस एनवायरनमेंट में उसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या देखने को मिला, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया या कर रहे हैं. तो पहला है डाइवर्सिफिकेशन स्प्री. डाइवर्सिफिकेशन स्प्री का मतलब है कि अब सिर्फ एक काम करके आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते. हो सकता है कि उसमें लॉस हो जाए, फिर आपके पास बैकअप भी तो होना चाहिए. तो अब क्या होने लग गया कि डाइवर्सिफाई करने लग गए लोग बिजनेस को. एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का. तो रिलायंस
ने अब क्या क्या बेचना शुरू कर दिया है, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, आईटी सेक्टर में आ गई है, कम्युनिकेशन सेक्टर में आ गई है। तो रिलायंस देखिए किस तरीके से उसने आपको डाइवर्सिफाई किया है। बहुत सारे बैंक्स का एग्जांपल आप ले सकते हो। पहले वो उस बैंक का काम सिर्फ होता था पैसे को डिपॉजिट करना, पैसे को देना, लोन देना, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, लेकिन अब वो देखिए इंश्योरेंस में भी काम करने लग गए हैं। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे कार इंश्योरेंस हो, चाहे कुछ भी जनरल इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो। साथ ही साथ पेमेंट्स बैंक्स बहुत सारे आ गए हैं। तो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है अब मार्केट, ठीक है। तो आप सिर्फ एक काम करके आपको सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। उसके अलावा तो मैनेजमेंट ने ये किया है। उसके अलावा मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है इस चेंजेस का, जॉइंट वेंचर, कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। अब कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो अब क्या होने लगा कि लोग जॉइंट वेंचर करने लग गए हैं, एक दूसरे के साथ आके बिजनेस करने लग गए हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे तो दोनों की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, दोनों का मैन पावर शेयर करेंगे, दोनों का कैपिटल शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ उनकी बनी रहेगी मार्केट में। एग्जाम्पल ले लें तो फोर्ड ने जब एंटर किया मार्केट में तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इंडियन मार्केट में उसने एंटर किया, होंडा ने एंटर किया SIEL के साथ, जनरल मोटर्स ने एंटर किया हिंदुस्तान मोटर्स के साथ। तो आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का कोई मार्गदर्शक आपके साथ होना चाहिए। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर या कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग होने लग गई, है ना। ब्रांड बिल्डिंग का क्या मतलब है, ब्रांड बिल्डिंग की अब लोग प्रोडक्ट तो खरीदते ही खरीदते हैं, लेकिन उससे पहले वो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं कि कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट वो ले रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू जब से बढ़ गई, लोगों ने ब्रांड पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो जितने भी MNCs हैं उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग करनी शुरू कर दिया, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल अगर ले ले तो LG सबने सुना है, सैमसंग सबने सुना है, Hyundai सबने सुना है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करी, सामान बेचकर, अच्छा प्रोडक्ट बेचकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आकर। नज़र में कैसे आते हैं, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू। उसके अलावा यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया मैनेजमेंट ने, है ना, कोप करने के लिए चेंजेस के साथ। उसके अलावा शार्पली इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल। शार्पली इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल का क्या मतलब है कि जो मैनेजरियल एंड टेक्निकल सर्विसेज जो होता था, ठीक है, तो स्टार्टिंग जो सैलरीज होती थी इंजीनियरिंग की बात कर ले या मैनेजमेंट ग्रेजुएट की बात कर ले, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए। तो जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉम्पनसेशन का मतलब है कि सैलरी इंप्रूव करने लगे MNC में काम करने वाले लोगों का, ताकि लोग स्टिक रह सके उनके बिजनेस को लेकर के। कस्टमर फोकस पे ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या ख़रीदना चाहते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वगैरह वगैरह। तो मार्केटिंग रिसर्च पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया और कस्टमर फोकस बनाए रखा। तो मैनेजमेंट ने ये रिस्पॉन्स दिया बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज को लेकर के। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इतने ही कॉन्सेप्ट थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए NCERT जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए NCERT जोन को, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। साथ ही साथ हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाके हमें लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।